नमस्कार किसान भाइयों आपके बहुत मैसेज हैं और आप ये चाहते हैं कि आजकल जिस तरह से मार्केट में डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट या फॉस्फेटिक उर्वरक सभी उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसानों के सामने आकर खड़ी हो गई है। मिल नहीं रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, मारामारी चल रही है और आने वाले समय में भी आवश्यक नहीं कि किसान को सुगमता से मिल जाए या फिर औने पौने रेटों में अगर आपको डीएपी खरीदना पड़े तो बिल्कुल न खरीदेगा। आज मैं किसान भाइयों आपको दोनों ही बात बताऊंगा। रासायनिक खादों में डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी के अलावा आप किन किन खादों का प्रयोग करके डीएसपी से भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अपनी आलू की खेती में। इसके अलावा किसान भाइयों अगर फिर कोई भी आप रासायनिक खाद नहीं लेते हैं और आप जो मैं सामान बताने वाला हूं उनको जुटा लेते हैं आसानी से तो आप डीएपी से भी अच्छे परिणाम, हालांकि शुरुआती समय यानी एक साल में आपको हो सकता है कुछ परिणाम हल्के मिले, लेकिन आने वाले समय में आपके खर्चा तो कम हो ही जाएगा और डीएपी यानी कि जो आप रासायनिक खादों से आलू के अंदर पैदावार लेते हैं और गुणवत्ता लेते हैं उससे कहीं बेहतर गुणवत्ता के आलू आप पैदा कर सकते हैं। तो बिना देर के मैं आपको किसान भाइयों सबसे पहले मैं बताने वाला हूं, आलू या किसी भी फसल के लिए खेत की जो जान होती है, जिसके अंदर खेत की मिट्टी की गुणवत्ता होती है, खेत की मिट्टी का जीवन होता है, वो होता है किसान भाइयों कार्बनिक मैटर यानी ऑर्गेनिक कार्बन जो खेत के अंदर पाया जाता है। किसान भाइयों इसकी मात्रा 0.8% होती थी, अब जिन लोगों ने जांच कराई है वो 0.3% पर आकर या कहीं कहीं 0% पर आकर टिक गई है। अब किसान भाइयों जब जैविक कार्बन नहीं होगा या आपका ऑर्गेनिक मैटर खेत के अंदर नहीं होगा तो आपको मैं बता दूं ये भोजन होता है हमारे मित्र बैक्टीरिया का, जो कि बहुत सारे वातावरण से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके पौधे का काम करते हैं। जमीन के अंदर अघुलनशील पड़ी हुई फास्फोरस को घुलनशील बना करके पौधे का को देते हैं और पोटेशियम जो इधर उधर होती है उसको इकट्ठा करके पौधे को देने का काम करते हैं। जो पोटेशियम को इकट्ठा करते हैं वो पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। जो फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं वो पीएसबी यानी फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं और जो नाइट्रोजन को वातावरण और आसपास से इकट्ठा करके पौधों को देते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। किसान भाइयों इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कई सारी हरी खाद की जड़ों में गांठों के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से दलहन दाल वाली जो मूंग की फसल है जो आप करते हैं, उड़द की फसल है, ढैंचा की जो फसल है जिसको हरी खाद के रूप में किया जाता है, सनई है। इन सब से न केवल कार्बन तत्व ऑर्गेनिक मैटर की पूर्ति होती है बल्कि किसान भाइयों जैविक बैक्टीरियाओं का भोजन भरपूर मिल जाता है और जैविक बैक्टीरिया पनपते हैं। इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम को उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं। अब किसान भाइयों हम काफ़ी आलू के जो किसान हैं ज़्यादातर रोगों से बचाव के लिए, क्योंकि हम खेत को खुला तो छोड़ते नहीं, बहुत सारे जहरों का यानी कि प्रतिबंधित रसायनों का भी प्रयोग कर जाते हैं और बड़े बड़े जो है स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं जिससे ये मित्र बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो धीरे धीरे और इसके अलावा किसान भाइयों अगर इनको भोजन ही नहीं मिलेगा यानी कि ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तब भी ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसकी वजह से हमें बाहर से जो कृत्रिम रूप से रसायन के रूप में सीधे सीधे पोटेशियम यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन को देना पड़ता है। ये किसान भाइयों बहुत कम मात्रा में पौधों को उपलब्ध हो पाती है, बाकी अघुलनशील मात्रा में रह करके मिट्टी को अनउपजाऊ यानी कि बंजर बनाने का काम करती है। तो आज हम इन्हीं तत्वों पर चीज़ों पर बात करेंगे। आपकी भूमि में पहले से ही फास्फोरस है, आपकी भूमि में पहले से ही पोटेशियम है, नाइट्रोजन वातावरण के अंदर है, तो हम अगर कृत्रिम रूप से रसायन को न भी मिले तब भी हम अपनी फसल को भरपूर तरीके से कर सकते हैं। आपने जंगल में आपने तमाम वनस्पतियों को देखा होगा, भरपूर लहलाती हैं, उठती हैं और अपने फल फ्रूट्स देती हैं, अपना जीवन पूरा करने के बाद सूख करके वहीं पर वो समाप्त भी हो जाती हैं। उनको कोई बाहर से न कोई फंगीसाइड की आवश्यकता है, न किसी इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता है, न कोई आपको उर्वरक देना है, न कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट देना, लेकिन वो भरपूर अपना जीवन पूरा करके और समाप्त भी हो जाती है और अगले साल उसका बीज भी सुरक्षित रहता है और पुनः वो वनस्पति उग जाती है। इसका मतलब प्रकृति के अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो एक पौधे की जीवन साइकिल के लिए आवश्यक हैं। हमने अपनी गलतियों से भरपूर लाभ लेने के उद्देश्य से कहीं न कहीं मिट्टी के इन तत्वों को या इन जीवाणुओं को समाप्त किया है अपने खेतों के लिए।
तो बहुत सारी चीज़ें किसान भाइयों एक वीडियो में संभव नहीं है, मैं फिर से आपको बताऊंगा। लेकिन आज महत्वपूर्ण डीएपी के जो विकल्प के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपने खेत में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाइए। इसके लिए आप इस समय हरी खाद का समय अब नहीं है, जिन्होंने हरी खाद की थी बेहतर, अगर हरी खाद नहीं कर सकते तो गोबर की खाद आप भरपूर मात्रा में अपने खेतों में सबसे पहले देंगे। मैं आपको बताऊंगा इस गोबर की खाद से कितने प्रतिशत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी, ये भी बताऊंगा किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के खेतों में चेचक या अन्य रोग ज़्यादा आते हैं, यानी कि जो पपड़ी सी जमने लगती है, खुजली नुमा हो जाता है आलू पे कंद पर, वो किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग बंद कर दें। उसके स्थान पर सल्फेट ऑफ पोटाश यानी एसओपी का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी भी मैं बता दूंगा कितना कितना क्या करना है। किसान भाइयों, म्यूरेट ऑफ पोटाश में जो क्लोराइड होता है, यानी कि उसमें जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्म में होता है, जिसमें क्लोरीन की वजह से लीचिंग की समस्या आती है और मिट्टी का पीएच बढ़ने लगता है, जिसके अंदर आपके जो बैक्टीरिया हैं इसके लिए जो उत्तरदायी होते हैं चेचक के लिए, वो मैंने पहले ही बताया, इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, वो बढ़ने लगते हैं। और इसकी वजह से उस पर शुरुआत के अंदर शुरुआती दौर पर खुजली नुमा आता है, वो बाद में चेचक के रूप में कन्वर्ट होता है, वो अलग बात है। तो आप अगर 1-2 साल म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग बंद कर देंगे और उसके पास सल्फेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे और बाकी के प्रयोग आप उपयोग करते रहिए। जो मैंने वीडियो बनाया चेचक वाला, उसको आप देख लीजिए, वो सब भी उपाय आप करते रहिए, तो 2-3 साल में वो चेचक समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, एसओपी का अगर आपको प्रयोग करना है तो उसको करने के लिए तरीके हैं। एक तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश आप किसान भाई 1 से 2 बोरा प्रति एकड़ में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर उसके आप इसका जो प्रयोग करेंगे वो 50 से 70% ही प्रयोग करेंगे, 30% इसको कम लेना है। लेना कैसे है, इसका 50% जो भी आपको प्रयोग करना है उसका 50% बेसल डोज में लेना है और 50% को 2 हिस्सों में, पहला हिस्सा आप जो है 40वें दिन पर और दूसरा हिस्सा 60वें दिन पर खेत में फेंक के दे सकते हैं। इस तरह से सल्फेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करेंगे तो ये बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा, कम मात्रा में भी आपका प्रयोग होगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं डाई अमोनियम फास्फेट की जगह पर बेसल डोज में आप क्या क्या ले सकते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट में जैसा कि आप जानते हैं 40% फास्फोरस होती है और 18% होती है नाइट्रोजन। इसके अंदर भी किसान भाइयों जो 40% फास्फोरस है उसमें से बहुत कम मात्रा ही पौधे को समय पर काम आती है। मैं ये नहीं कहता, घुलनशील तो इसमें 36% है इसका भी, लेकिन समय पर काम आने वाली मात्रा इसकी भी 50% है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आप दमादम डीएपी दे रहे हैं, वो आपके फसल में एक साथ काम नहीं आ रहा है। जो फसल हरी भरी शुरुआत में दिखाई देती है वो उसके अंदर पाई जाने वाली नाइट्रोजन की वजह से होती है। डाई अमोनियम डीएपी जो है, डीएपी के में उपलब्ध फास्फोरस जो है वो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे पौधे को मिलता रहता है। तो इसका सबसे बढ़िया विकल्प इस समय है टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट के अंदर और डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर फास्फोरस की मात्रा लगभग बराबर होती है, यानी कि इसके अंदर भी 44 से लेकर के 48% तक होती है, यानी कि कहीं कहीं आपकी 2% डीएपी से ज़्यादा भी होती है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता। तो इसके साथ आप एक बैग के साथ 20 केजी यूरिया इसके साथ आप प्रयोग कर लीजिए। यूरिया के अंदर जैसा कि आप जानते हैं 40% नाइट्रोजन होती है, तो उसमें 20 केजी अगर यूरिया ले रहे हैं तो करीब उसमें 18% से ज़्यादा ही आपको नाइट्रोजन मिल रही है। तो उसके साथ ले लें। इसको ज़्यादा देर मिक्स करके नहीं रखा जाता, यूरिया के साथ में टीएसपी को ज़्यादा देर मिक्स करके नहीं रखा जाता, आप मिला करके तुरंत देने का काम करेंगे खेत के अंदर, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो टीएसपी है उसकी मात्रा जितना आप डीएपी डालते थे उससे कुछ न कुछ 10-5% कम ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। किसान भाइयों, मेरा ये मानना है कि इसकी मात्रा जो है कम से कम 25% कम लीजिए, यानी कि 1/3 लीजिए। अगर आप 4 बैग डालते थे तो 3 बैग ही डालिए इसके अंदर। आप इसके अलावा फिर 40 से 45 दिन पर स्प्रे के द्वारा फास्फोरिक उर्वरक का प्रयोग कीजिए, मेरी ये सलाह है। क्योंकि मैं जो आप डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी डालते थे उसकी जो घुलने की शक्ति है वो धीरे धीरे होती है, यानी वो लंबे समय तक पौधे को मिलता रहता है, जबकि जो आपका ये फास्फोरस है टीएसपी है वो जल्दी घुल के और जल्दी पौधे को प्राप्त होता है। तो शुरुआती रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं और बाद में फास्फोरस के लिए अन्य विकल्पों पर हमें जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि 45 से 50 दिन पर पुनः हमें फास्फोरस उर्वरक की आवश्यकता होगी, तब हम उसकी मात्रा बढ़ा देंगे। इस समय हम 75%, यानी कि जहाँ हम 4 बैग यूज करते थे वो 3 ही करेंगे, या 3 करते थे वहाँ हम 2 बैग लेकर के या 2.5 बैग लेकर के चलेंगे। तो ये आप कर सकते हैं।
इसके अंदर टीएसपी के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है 12 से 15%, फास्फोरस 44 से 48% होता ही है, और बाकी के और कोई तत्व इसमें नहीं होते, इसलिए 20 किलो नाइट्रोजन साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगला जो है मुख्य रूप से बेसल डोज के लिए बता रहा हूँ किसान भाइयों, वो है आपका जो है सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी। अब किसान भाइयों एसएसपी के अंदर फास्फोरस बहुत कम होता है, यानी कि अगर डीएपी की तुलना में अगर हम बात करें तो 1/3 के आसपास होता है, करीब 16% फास्फोरस होगा इसके अंदर, लेकिन इसमें कैल्शियम होता है 11% और इसके साथ साथ सल्फर मिल जाती है इसमें। तो नाइट्रोजन तो इसमें भी नहीं होता और ना इसमें पोटेशियम होती है। तो नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ पर भी जो डीएपी के जितने बैग लेते थे उसके डबल सिंगल सुपर फास्फेट के बैग लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कैल्शियम बढ़ जाएगा फिर उधर, है ना। तो वो डबल ही लेंगे और इसमें यूरिया 20 kg इसके साथ भी हम यूरिया ले लेंगे, और इसके साथ पोटेशियम के लिए आप जितना पोटास लेते थे उतना पूरा पोटास आपको लेना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा आप जो है जो एमओपी लेते हैं तो एक बैग जो भी यूज करते हैं तो 1 से 1.5 बैग एमओपी आप प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों तीसरी जो महत्वपूर्ण जो खाद है वो है एनपीके 12-32-16, जिसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम। ये बहुत ही बैलेंस खाद है, इसके बारे में बहुत किसान भाई हमसे पूछते आए। इसका प्रयोग आप डीएपी के बराबर ही कर सकते हैं, ये इसकी घुलनशील क्षमता डीएपी से अच्छी है। तो यहाँ पर न आपको अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता है, न अलग से इस समय फास्फोरस देने की आवश्यकता है, और न अलग से पोटेशियम देने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ वेराइटीज़ के आलू ऐसे हैं जैसे चिप्सोना है, हॉलैंड है, उनमें जब नाइट्रोजन की ज़्यादा वो पोटेशियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो उसको लिए आप पोटेशियम के कुछ आधा बैग अलग से या 1 बैग प्रति एकड़ अलग से पोटेशियम ले सकते हैं, जैसे आपकी आवश्यकता अनुसार। तो ये बहुत बेहतरीन खाद है, बैलेंस खाद है। उसके बाद हम आगे 40-45 दिन पर क्या प्रयोग करना है, स्प्रे के फॉलियर स्प्रे के थ्रू में हम अलग से तत्वों का और अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का और जो भी आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम या कैल्शियम जो भी तत्व की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने के तरीके बताएंगे, और हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको बता रखे हैं। इसके अलावा किसान भाइयों ये भी नहीं मिलता है तो तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बेसल डोज के लिए खाद है NPKS, जिसमें K0 होता है, NPS के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अमोनियम फास्फोट सल्फेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर किसान भाइयों नाइट्रोजन होती है 20%, फास्फोरस होती है 20%, पोटेशियम नहीं होती, इसके साथ सल्फर होती है 13%, 20-20-0-13 के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी आप बेसल डोज में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों इसके साथ चूंकि 20% मात्र फास्फोरस है, नाइट्रोजन तो पर्याप्त है, ज़्यादा ही है, इसको आवश्यकता बेसल डोज में अलग से यूरिया देने की नहीं है, लेकिन फास्फोरस के लिए 1 बैग आप साथ में सिंगल सुपर फास्फेट का इसके ले सकते हैं, और पोटेशियम के लिए आप जितनी मात्रा में पोटेशियम यूज करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास या SOP सल्फेट ऑफ पोटास, वो आप आवश्यकता अनुसार मात्रा इसके साथ जोड़ करके बेसल डोज में इसमें DAP से भी अच्छे रिजल्ट इनमें आते हैं। जितने भी खाद मैं आपको बता रहा हूँ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों बेसल डोज के बाद 30 से 40 दिन पर अगर आपको TSP नहीं मिला, DAP नहीं मिला, NPK 12-32-16 नहीं मिला, अब आपको सबसे लोएस्ट एंड 3rd नंबर वाला 20-20-0-13 मिला है, तो इससे और भी हम बेहतरीन रिजल्ट के लिए 30 से 40 दिन पर हम NPK 12-61-0 जो कि घुलनशील खाद आती है वाटर सोल्यूबल, उसका 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ पर स्प्रे कर देंगे। बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे आपको किसान भाइयों। अगर ये भी नहीं कर पाते हो आप तो फिर इसके बाद अगले 45 से 60 दिन पर NPK 0-52-34 जिसके अंदर 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम, इसका स्प्रे कर देंगे 1 से 1.5 kg। बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे किसान भाई। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए हमने अलग से दिया है। वीडियो बताने के लिए बहुत बातें हैं लेकिन वीडियो छोटा पड़ जाता है किसान भाई, मैं शॉर्ट से शॉर्ट करना चाहता हूँ। ये हम करने के बाद बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि मिट्टी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आप DAP, MOP या अन्य खादों को मिलाएं, अलग से हम भी इनकी पूर्ति कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों ऑर्गेनिक खादों के बारे में अगर हम बात करें तो गोबर की खाद
आपको कितनी लेनी होगी अगर आपको इन रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना है। बाकी हम फोलियर स्प्रे में पूर्ति कर देंगे, कमी देखेगी तो कम से कम आपको 12 टन से लेकर के 12 टन के आसपास गोबर की खाद लेनी पड़ेगी। और मैं एक आंकड़ा बता दूं तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन जो होती है 0.5 से 0.8% होती है। इसके अलावा इसमें किसान भाई ऑर्गेनिक मैटर भरने की वजह से जो वातावरण से नाइट्रोजन को इकट्ठा करने वाले बैक्टीरिया सक्रिय हो जाएंगे और वातावरण से पूरी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी किसान भाइयों इसमें समय लगता है तो हम ऊपर से फोलियर स्प्रे के द्वारा नाइट्रोजन दे सकते हैं। इसमें जो फास्फोरस होता है वो 0.2 से 0.5% होता है और पोटेशियम 0.5 से 0.8% होता है। अगर हम 12 टन गोबर देते हैं तो 60 से 120 केजी नाइट्रोजन तो ऐसे ही मिल जाएगी, जिससे हमें बाहर से नाइट्रोजन की आवश्यकता ही नहीं है। इसी तरह 12 से 24 केजी फास्फोरस मिल जाएगा और फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया सक्रिय हो जाएंगे। बाहर से भी हम इसमें अगर बैक्टीरिया दे देंगे और अगर हम जो है बाइकोराइजा वगैरह दे देंगे तो फसल के अंदर 4 चांद लग जाएंगे किसान भाइयों। और हम जो है रोगों से लड़ने के लिए इसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास करने के लिए। तो आप गोबर की खाद से भी सिर्फ आलू का ही पैदावार कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों दूसरे रूप में हम मुर्गी का और जो आपके पोल्ट्री फार्म का वेस्ट होता है उसको अगर हम प्रयोग करते हैं तब भी आप बहुत बढ़िया जो है खाद बना सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.5 से 0.9% होती है। और इसकी जो मात्रा है, मान लो आप इसको भी 12 टन देते हैं तो ये तो 12 टन देने की आवश्यकता नहीं, 8 से 10 टन में ही इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। फास्फोरस 0.4 से 0.5% होता है। पोटेशियम 1.2 से 1.7% होता है, यानी 12 से 17 किलो पोटेशियम हो जाएगा अगर 10 टन दे दी तो आपने, तो खूब अच्छी मात्रा में। और इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, एनवायरनमेंट से जो नाइट्रोजन मिलने लग जाती है और भी बहुत सारे ऐसी क्रियाएं होने लगती हैं जिससे किसान भाइयों रासायनिक खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप पोल्ट्री फार्म का वेस्ट डालते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा किसान भाई एक ही बहुत महत्वपूर्ण फास्फोरस और पोटेशियम के लिए है बोन मील। बोन मील खाद आता है, 50 केजी के पैकेट आते हैं। इसमें फास्फोरस होता है 15 से 20% और कैल्शियम होता है इसमें 15 से 20%। इसके अलावा नाइट्रोजन होती है 3 से 5% और बाकी के पोटेशियम वगैरह भी इसमें होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े कम मात्रा में होते हैं। लेकिन बोन मील एक अच्छा है। इसको लेकिन सक्रिय करने के लिए किसान भाइयों हमें पहले से ही पकाना पड़ता है, भट्टी खाद के रूप में प्रयोग करना पड़ता है अथवा गोबर की खाद में मिक्स करके डालना पड़ता है। बेहतरीन रिजल्ट आते हैं इसके। लेकिन किसान भाइयों इसकी एक जो है इसमें अवगुण है वो ये कि अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो इसको ये और क्षारीय बना सकता है, तो ये क्षारीय मिट्टी में उपयोगी नहीं है। तो ये थे किसान भाइयों डीएपी के विकल्प के तौर पर हम बहुत सारी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रह गया आपका वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ वाली खाद, इसमें भी भरपूर पोषक तत्वों की जो है मात्रा होती है। इसका भी आप अगर हम 3 से 5 बैग प्रति एकड़ का प्रयोग करें तो इसमें भी आप नाइट्रोजन 2.5 से 3% नाइट्रोजन होती है। अगर आप 5 बैग लेते हैं या 4 ही बैग लेते हैं तो भी आपको 200 केजी करीब नाइट्रोजन यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। फास्फोरस 1.5 से 2% होता है, तो आपका यहाँ पर 3 से 4 केजी फास्फोरस मिल जाएगा। और किसान भाइयों सबसे बढ़िया बात यही होती है कि इसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जैविक बैक्टीरियाओं के लिए जो वातावरण इसका अच्छा बन जाता है और आपके जो किसान के मित्र बैक्टीरिया वो पनपने लगते हैं, तो वातावरण से और इधर उधर से बहुत सारी जो पोषक तत्वों की पूर्ति ये इसमें होने लगती है। पोटेशियम इसमें 1.5 से 2% होता है और ये आपका अगर आप इसको 3 से 4 बैग भी यूज करते हैं तो 3 से 5 केजी इसमें आपको पोटेशियम भी मिल जाएगा। इस तरह से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और आपका सल्फर, मैग्नीज, कोबाल्ट और आयरन भरपूर मात्रा में इसके अंदर प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत सारे विकल्पों के तौर पर खाद उपलब्ध है किसान भैया, जिनको आप प्रयोग में ले सकते हैं। अब डीएपी नहीं मिलता है तो भी हम अच्छा बेहतर विकल्प के तौर पर इन खादों का प्रयोग करके अच्छी गुणवत्तापूर्ण और बहुत भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सभी को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।